वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 इस विषय का ब्लॉक 4 में यूनिट 16 कंप्लीट करूँगा। तो बेसिकली द मौर्यन एम्पायर ये चैप्टर का नाम है और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में यह मौर्य साम्राज्य के नाम से यह मौजूद है। तो बेसिकली अभी तक हमने जो है ये देखा था कि किस प्रकार से जो है मगध का उत्कर्ष हुआ था और मगध से ही जो है मौर्य साम्राज्य का जो है उत्कर्ष हुआ। तो हम बेसिकली जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार और अशोका द ग्रेट के बारे में जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत शॉर्ट सेशन होने वाला है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से आप जानते नहीं हो। और इससे पहले का जो चैप्टर था तो इसमें भी इन लोगों की बात जो है, इन राजाओं के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो बेसिकली इसमें हम जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो किस तरह से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक जो संरचना थी वह कैसी थी। उसके बाद जो वहाँ पे व्यापार की जो वाणिज्य का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, तो ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद जो क्लास नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, ये जो पाठांत प्रश्न है, ठीक है, उसके आंसर्स और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है। जो आपको गेस्ट पेपर फिर इसके बाद प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, तो इसी में जो है जो प्रीवियस ईयर PYQ भी जो है कवर होंगे और एंटिसिपेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले होंगे उस पर भी वो भी गेस्ट पेपर में कवर होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जानकारी दे दूं, मेंटरशिप बैच जो है ये 999 रुपीज़ में 3 इयर्स के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व गेस्ट पेपर PDF फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। साथ ही आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। इग्नू से संबंधित किसी समस्या के लिए आप जो है इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एकलव्य आईएएस फाउंडेशन बैच जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको इस बैच में जुड़ने का मौका रहता है। यह बैच जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। तो जिस प्रकार अभी हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि जो मगध का उत्कर्ष हुआ था, तो बेसिकली उसमें हमने जो है मौर्यास के बारे में पढ़ा है। तो ये चैप्टर जो है बिल्कुल डेडिकेटेड है मौर्यास के उत्कर्ष के बारे में, किस प्रकार से जो मौर्य एम्पायर जो है ये खड़ा हुआ। तो बेसिकली मौर्य एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो ये प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था और यह इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है प्रशासन किया था, ठीक है। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है, पर इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को जो है एक प्रशासनिक लेवल पर भी काफ़ी अच्छे से टैकल किया था, तो इसलिए भी इस साम्राज्य को जाना जाता है। उत्पत्ति हम जानते हैं कि चाणक्य के बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये, इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और ये इनका बहुत बड़ा योगदान है नंद वंश को ख़त्म करने में और मौर्यास के उदय में, ठीक है। तो चाणक्य ही थे जिन्होंने चैलेंज किया था नंद साम्राज्य को। उन्होंने कहा था कि यह जो इसे मैं उखाड़ फेंकूंगा मेरे आंखों के सामने ही। उन्होंने जो है ये कसम लिया था कि आपका जो पतन होगा ये मेरे आंखों के सामने ही होगा। और फिर उन्होंने अपने एक शिष्य तैयार किया जो इस बड़े लक्ष्य के लिए, और वह शिष्य थे चंद्रगुप्त, ठीक है। तो अब आपकी पाठ्य पुस्तक में कई सारे चंद्रगुप्त के बारे में बातें की गई हैं कि किस वह जाति के थे, किस कबीले के थे, ठीक है। तो वह जो एक विषय है डिबेट का। हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पढ़ने और नॉलेज की ज़रूरत हो तो आप जो है पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं, ठीक है, और अंततः जो वह है नंद वंश को उखाड़ फेंकते हैं। वहाँ पे अपना साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय काल है वह 340 से 298 ईसा पूर्व के बीच का है और मौर्य राजवंश की स्थापना ही इन्होंने किया था। और इनका जो जन्म है वह आधुनिक बिहार यानी कि मगध क्षेत्र में एक साधारण परिवार में हुआ था और यह एक कुशल सेना नायक थे, रणनीतिकार थे। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि मैंने बताया कि 322 ईसा पूर्व में उन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो
विस्तार में जब हम जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण किंग हैं, राजा हैं, वह चंद्रगुप्त, ठीक है, उनके पुत्र बिंबिसार और फिर अशोका द ग्रेट, महान अशोक, ठीक है। तो जो भी चंद्रगुप्त ने साम्राज्य अपने पीछे छोड़ के गए थे, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार ने राजगद्दी को संभाला था और बिंदुसार ने दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उनके शासनकाल में दक्कन क्षेत्र के अधिकांश भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। फिर आते हैं अशोक। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो थे, इनकी जो विजय रथ थी, यह मतलब इसको रोकने वाला कोई नहीं था और अंततः वह स्वयं ही जो है कलिंग युद्ध के पश्चात जो वहाँ पे इतने खून खराबा उन्होंने देखा, तो उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। जो उनकी टीचिंग्स है बौद्ध धर्म की, उनको अल्टीमेटली समझ में आया कि इतनी कत्ल, मतलब इतने खून खराबे के बाद भी, और जो हम ये युद्ध वगैरह करते हैं, तो इससे ह्यूमैनिटी का लॉस ही लॉस है, इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। बहरहाल युद्ध तो आज भी जारी ही है, कहीं देखेंगे कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहता है। तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का रास्ता जो है इन्होंने पकड़ा। तो मौर्य साम्राज्य अशोक के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया था। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो फिगर है, आप देखें यहाँ पे बस जरा सा ये टोटल पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया लिए हुए और ये यहाँ पर जो है सुदूर पूर्व तक जो है इनका साम्राज्य था। तो इसमें जो है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज के जो है, इसमें कुछ हिस्से जो है विशाल, इतना विशाल क्षेत्र इनका जो है साम्राज्य था। अब हम देखते हैं कि जो प्रशासनिक संरचना क्या थी। तो बेसिकली एक केंद्रीकृत जो सम्राट जो होता है, उसके अंदर जो है एक सेंट्रल पावर होती थी और वो अपने अधिकारियों को नियुक्त करता था। जो केंद्रीय अधिकारी होते थे वो क्षेत्र की देखरेख करते थे, ठीक है, और क्षेत्रों में भी जो है अलग अलग जो है प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ठीक है। तो इस तरह से प्रशासनिक संरचना एक बड़ी लेवल पे किया गया था, केंद्रीय लेवल पे, और फिर जो है प्रांत लेवल पे भी किया गया था, ठीक है। तो कितने प्रकार होते थे जो है, राजा एक तो है, फिर मंत्री परिषद होता था, नगर प्रशासन होता था, सेना, जासूस का नेटवर्क भी अलग से था, और कानून और न्याय के लिए जो है अलग जो है संरचना होती थी, और सार्वजनिक कल्याण के लिए जो है वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी अलग से बॉडी होती थी। तो इस तरह से साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक का नेतृत्व एक शाही गवर्नर करता था। प्रांत में जो है एक शाही गवर्नर होता था जो सम्राट की ओर से शक्ति का प्रयोग करता था। और इस तरह से प्रांतों के अंदर भी छोटे छोटे जिले थे, ठीक है। जैसे आज की संरचना है, आज भी हम देखते हैं आधुनिक समय में जो स्टेट जिस तरह से गवर्न होता है उसी तरह से था, ठीक है। स्टेट है, फिर स्टेट के अंदर जो जिले हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ब्लॉक है। तो इस तरह से कुछ जो है इनकी जो पहले भी जो है प्रशासनिक संरचना थी इसी प्रकार की थी। जैसे अभी हमारे केंद्र में जो है मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्टेट में देखेंगे तो स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर देखेंगे प्रशासनिक लेवल में, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हो गए। फिर ब्लॉक लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है अधिकारी होते हैं, डीएलओ बीएलओ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह की जो है संरचना हम जो है मौर्यों के शासनकाल में भी देखते हैं। व्यापार और वाणिज्य, देखिए व्यापार और वाणिज्य जो है मौर्य राजवंश में काफ़ी फला फूला। और यहाँ पे हम देखते हैं कि धातु, बेसिकली जो लोहे का हमें ज्ञान देखते हैं कि काफ़ी यूज चालू हो गया था, ठीक है। तो लोहे के आगमन के पश्चात जो है वैसे भी इकोनॉमी में बूस्ट आया था। जो कृषि वगैरह थे उसमें उत्पादन में काफ़ी बढ़त हासिल हुआ था, अधिशेष जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में और लगभग यह दौर जो था व्यापार और वाणिज्य में प्राचीन भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह दौर है। और इस दौरान जो है कुछ पॉइंट नोटेड है कि मौर्यों के शासनकाल में जो सड़कें हैं वह काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, और उनके रखरखाव पर भी काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाता था। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि राजधानी पाटलिपुत्र को साम्राज्य के विभिन्न रास्तों से जोड़ता था, इसको जो है काफ़ी विशेष जो है इस पर ध्यान दिया जाता था, इस सड़क नेटवर्क पे। कृषि जो है एक अर्थव्यवस्था थी, एक महत्वपूर्ण घटक था कृषि। और जो भी अधिशेष होता था उत्पादन का, मतलब अधिशेष का मतलब है कि जो कृषि हो रही है, कृषि होने के बाद जो हमने जो अनाज है वो हमने खपत कर लिया, लेकिन खपत करने के बाद भी जो अनाज बचा हुआ है उसे स्टोर कर दिया जाता है, तो उसे अधिशेष कहते हैं, ठीक है।
और उसी अधिशेष का जो है व्यापार होता था। हाँ ठीक है, राज्य के अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में व्यापार होता था। फिर जो है विदेशों में भी, बाहर सुदूर भी जो है व्यापार किया जाता था। इसके अलावा और भी चीज़ें थी, जैसे मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, धातु कर्म जैसे जो है चीज़ों का व्यापार किया जाता था। ठीक है, और मौर्यों ने जो है सिक्के और तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो कि एक मानकीकृत प्रणाली के रूप में था, और ये पैसे के तहत पे इनको जो है यूज़ किया जाता था। तो लेन देन के लिए इन सिक्कों का जो है यूज़ किया जाता था। मगध राज्य ने दो बातों को लेकर के जो है काफ़ी ध्यान दिया था। पहला तो ये कि व्यापार और वाणिज्य का जो है विस्तार होना चाहिए, और उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि जो है नए शहरों और बाजारों की स्थापना होनी चाहिए, मतलब नए नए बाजार और शहर जो है डेवलप होने चाहिए। तो इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य ने केंद्रीय स्थान ने इसे व्यापार के केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी, और व्यापारी जो है वो आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों में लगे हुए थे। मतलब वो अपने राज्यों में भी व्यापार करते थे, बाहर भी व्यापार करते थे, यहाँ तक कि जो है विदेशों तक भी व्यापार होता था। अब इसके आगे एक टॉपिक है कि सप्तांग सिद्धांत क्या है। ये जो चाणक्य हैं, चाणक्य जो कौटिल्य, उन्हीं के द्वारा जो है यह सप्तांग सिद्धांत दिया गया था अर्थशास्त्र में। तो यह सप्तांग सिद्धांत का बेसिकली यह अर्थ है कि 7 अंग, 7 भाग। तो इनका कहने का मतलब है कि एक राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से, प्रभावशाली तरीके से चलाने के लिए हमें एक रूपरेखा की जरूरत होती है, और वह इन 7 पर आधारित होना चाहिए। तो 7 घटक है। तो कौन कौन है? पहले एक राजा होना चाहिए, स्वामी जिसे कहते हैं। फिर एक मंत्री यानी कि सलाहकार होने चाहिए, जो कि निर्णय लेने में और नीतियों को लागू करवाने में जो है सहायता करे राजा की। ऑब्वियसली राजा खुद थोड़े न जाएंगे, तो मंत्री एक होने चाहिए। फिर उसके बाद जो एक जनपद होना चाहिए, वो क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर जो है राज्य हो रहा हो। ठीक है, जहाँ पे एक किंगडम हो। ठीक है, इसके अलावा उस जनपद के चारों तरफ जो है एक दुर्ग होना चाहिए, किलेबंदी होनी चाहिए रक्षा के लिए, ताकि बाहरी खतरों से बचाया जा सके। एक कोषागार होना चाहिए, ऑब्वियसली जहाँ पे धन हम इकट्ठा कर सके। ठीक है, और डंडा यानी कि सैन्य, ठीक, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है एक जिम्मेदार सेना होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है मित्रता होनी चाहिए, मतलब गठबंधन होना चाहिए, एक राज्य का दूसरे राज्य से, तीसरे राज्य से जो है गठबंधन हो। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि जो है इंडिया और रशिया का जो है टाई है, अलायंस है। ठीक है, इजराइल से है। इस तरह से हम देखते हैं कई आज भी जो है गठबंधन होते रहते हैं, देशों के बीच में एग्रीमेंट वगैरह होते हैं। तो सप्तांग सिद्धांत शासन कला के लिए एक सर्वांगीण और व्यापक दृष्टिकोण पर कौटिल्य के जोर को दर्शाता है कि कौटिल्य ने किस तरह से जो है ये सप्तांग सिद्धांत दिए थे, और यह जो है एक स्टेट के वेलफेयर के लिए दिया गया था, कि राज्य का जो है चारों तरफ से जो है उसकी भलाई हो, उसके नागरिकों की भलाई हो। तो बेसिकली इतना ही है आज के इस सेशन में। ये कुछ प्रश्न है, आई एम श्योर कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। जो स्टूडेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उन्हें जो है आज ये क्लास नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।